एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होते हुए भी यूजीसी का नया नियम क्यों? दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा नियम है जिस नियम को लेकर के चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क हो, हर जगह बातें चर्चा हो रही है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप सबने भी मुझे मेरे लाइव क्लासेस में या फिर मेरे रिकॉर्डेड वीडियो में या मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बोला कि सर इस टॉपिक से रिलेटेड आप एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोग को भी एक क्लैरिटी हो सके कि आखिर यह कानून है क्या। और वैसा कुछ आपको किया गया इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कोई भी इस प्रकार का एक्ट या कोई भी इस प्रकार का नियम या कानून या किसी भी प्रकार का कोई गाइडलाइन आता है तो हम उसको बिना पढ़े अपना साइड चुन लेते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि आखिर उसमें है क्या, और पहले ही उसके ऊपर से सतही पॉइंट को देख करके, सतही ज्ञान को देख करके हम अपना साइड चुन लेते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे या इसके पक्ष में अपनी बातों को रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कुछ लोग इस कानून के पक्ष में होंगे, कुछ लोग इस कानून के विपक्ष में होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपने इस गाइडलाइन को पढ़ा है, क्या आपने इसके एक एक प्रोस एंड कॉन्स को पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और मुझे इस वीडियो को बनाने में समय इसलिए लगा क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं एक निष्पक्ष रूप से इस बातों को यहां पे रखूं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कोशिश किया हूं कि कम समय में जितना डिटेल इंफॉर्मेशन है वह इस वीडियो के माध्यम से देना कि ये जो यूजीसी का नया नियम आया है, ये नया नियम किस प्रकार से और क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या इसके लिमिटेशन है और क्या क्या इसके नुकसान है। साथ में हम लोग एक निष्कर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलेंगे, क्योंकि एट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं बीइंग एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट, बीपीएससी के एस्पिरेंट, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी बात, अगर कोई भी हम अपना आर्गुमेंट रखें तो हमारे पास कुछ ठोस पॉइंट होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं थोड़ा पॉलिटिसाइज होकर चीजों को करूंगा तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बातें करने वाला हूं कि कैसे इसके लिमिटेशंस हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं और यह नियम को लाया क्यों गया है, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है और आपको एक बेटर आर्गुमेंट करने के लिए, एक बेटर पॉइंट लिखने के लिए काफी ज्यादा मदद करने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होते हुए भी यूजीसी का नया नियम क्यों, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा आखिर है क्या यह नया नियम। तो उस नए नियम की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये एक नया नियम, एक ऐसा नियम है जिस नियम के तहत जो हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे तो मुझे लगता है कि जो बच्चे पक्ष में हो या विपक्ष में हो उनको तो यह आपत्ति नहीं होगी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करते हैं 10 केसेस की तो 10 में से 8 बार डिस्क्रिमिनेशन सही होता है, 2 बार डिस्क्रिमिनेशन गलत होता है। ठीक वैसे ही जैसे महिला के केस में, पुरुष महिला के केस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पुरुषों के खिलाफ या पुरुषों के ऊपर अत्याचार नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में महिलाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार होता हुआ नजर आता है। तो इससे तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं। समस्या यहां उत्पन्न होती है कि एक नया नियम क्यों, और उस नए नियम में इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन क्यों डाला गया, यह समस्या का कारण है। यह समस्या का कारण नहीं है कि इस नियम या ये समस्या का कारण नहीं है कि जो डिस्क्रिमिनेशन उसको खत्म करना, इससे तो सारे बच्चे एग्री करेंगे। तो सबसे पहले भारत में एक प्रश्न बनता है कि पहले ही भेदभाव विरोधी कानून है तो फिर यह नया यूजीसी का नियम क्यों? फिर हम इस नए यूजीसी नियम की तरफ बढ़ेंगे कि आखिर है क्या यह नया नियम। तो सबसे पहले जो अभी का एट प्रेजेंट जो हमारा कानून है, वो कानून जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रश्न है कि क्या सच में भारत का संविधान, चाहे हमारा अनुच्छेद नंबर 15 हो, आर्टिकल नंबर 15 हो, जहां पे कहता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द टर्म्स ऑफ ए कास्ट, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर आर्टिकल नंबर 16 हो या 17 हो, या फिर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम हो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट हो, जैसे कानून पहले से ही मौजूद है जो कि ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन को ना होने देते हैं। इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये सारे कानून मौजूद हैं कि आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के तक जा सकते हैं। फिर एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर यूजीसी का नया नियम क्यों लाया गया जब इतने सारे कानून ऑलरेडी मौजूद हैं। तो लेकिन आपको बताते चले कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द्वारा जो लाए गए नए नियम है, इसका उद्देश्य यह है कि अपराध होने के बाद सजा देना नहीं बल्कि संस्थानों के ऊपर भेदभाव को रोकना। समझिए ध्यान से, जो यूजीसी के द्वारा कोई भी जो नियम कानून ये सब आता है तो उसके पीछे का पहलू यह नहीं होता है कि जो
अपराध किया है उसको सजा देना, वो होता है कि अंडर जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारे कैंपस के अंदर में जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकना। ये सारे क्या है, सजा का प्रावधान है कि पहले अपराध हो गया है फिर अपराध के बाद उसको सजा दिया जाए। और ये क्या है यूजीसी गाइडलाइंस कि अपराध हो ही ना। हां, हालांकि इसका कुछ मिसयूज भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यूज तो होने दिया जाए, फिर मिसयूज के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो दोनों पक्ष रखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पहले आप हमको जज मत कर लीजिएगा, ध्यान रखना इस चीज को। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर इस नियमों की जरूरत क्यों की गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो पहलू है, एक है आपराधिक बनाम एकेडमिक्स। कहने का मतलब यह है कि जो मौजूदा कानून जैसे SC/ST एक्ट है, इसमें जो है गंभीर अपराधों या फिर अत्याचार के लिए है। ऑब्वियस सी बात है कि गंभीर अपराध है, लेकिन अगर छोटे मोटे कुछ अपराध हो रहे हैं, छोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे अगर मान के चले लेट अस सपोज कि अगर मान के चले वाइवा में जानबूझ करके कम नंबर देना, या फिर गाइडलाइन या फिर गाइड अलॉट ना करना, या फिर लैब में अलग थलग कर देना। आप बोलेंगे सर ऐसा तो मेरे साथ नहीं होता है। मेरे भाई आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हुआ है, लेकिन हायर एजुकेशन में इसका रेट आपको जो सर्वे है, यूजीसी की जो सर्वे है, उसमें देखने को मिला है लगभग 100% से भी ज्यादा इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन में बढ़ावा मिला है। मैं बोलूंगा कि चलिए इसमें मान के चलिए कुछ केसेस जो होंगे वो ग्रे होंगे। ग्रे कहने का मतलब कि सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी केसेस का अलॉटमेंट खासकर अगर हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इस चीज को सही है। पुराने कानून जो है इस एकेडमिक पूर्वाग्रहों को पकड़ने में सक्षम नहीं थे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं SC/ST एक्ट, ये सारी चीजें जो है वो एक लार्जर लेवल पर थे, वो एक पनिशमेंट देने के लेवल पर थे। लेकिन यूजीसी के नियम संबंधित जो है वो अगर हम बात करते हैं तो वो नहीं थे, और कैंपस के अंदर में जो इस टाइप की चीजें होती है उसको रोकथाम करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा इमीडिएट अगर हम बात करते हैं, इमीडिएट रिडर्सल यानी कि तुरंत निवारण के लिए इस प्रकार के गाइडलाइंस को बनाना जरूरी था। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई अदालती प्रक्रिया लंबी होती है, आपको भी पता है कि अदालत में, कोर्ट में कितना लंबा प्रोसेस होता है, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होता है, लॉन्ग होता है। तो सेमेस्टर के बीच में एक स्टूडेंट के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, यह लगाना जो है अव्यवहारिक है। नाउ द सेकेंड कि यूजीसी का समाधान क्या है। तो यूजीसी का सॉल्यूशन यह है कि शिक्षण संस्थानों के भीतर लोकपाल या फिर शिकायत निवारण समितियां, ग्रीवांस एड्रिएट्सल कमेटी को अनिवार्य बनाना। और ऑब्वियस सी बात है कि इसलिए इस टाइप की चीजों को लाया गया है। इसका परिणाम क्या है, तो समस्या का हल कैंपस के भीतर और जल्दी क्विक ऑन कैंपस रिजोल्यूशन जो है, इसके तहत जो है इसको लाना जो है इस नई यूजीसी गाइडलाइंस का पहलू है। चिंता मत कीजिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा अंदर अंदर गुस्सा भी आ रहा होगा जो बच्चे इसके विपक्ष में होंगे, चिंता मत कीजिएगा, दोनों पहलू मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल जो अकाउंटेबिलिटी है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कोई एक संस्था है, कोई एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर रोहित वेमुला केस है, या फिर मान के चलिए कि पायल तबरी केस है, दर्शन सोलंकी IIT बॉम्बे के जैसे मामलों में कि प्रशासन अक्सर जो है शिकायत को नजरअंदाज करता है। ये सब कुछ केसेज है जो कि बहुत ही फेमस केसेज है, जहां पे सीधा सीधा दिखा है कि प्रशासन जो है इन सारे केसेस को अक्सर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई छोटी सी प्रॉब्लम जो आपको लगे कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि आपको लगता हो कि यार खाना बनाना कौन सी बड़ी चीज है, मैं तो हमेशा बना दूंगा, लेकिन अगर आप रोज बनाते हैं खाना, पूछिए उनसे जो खाना रोज बनाता है, उनको लगेगा कि यार एक बहुत बड़ा काम है। तो वही वाली चीज है, हम अपने पहलू से चीजों को देखते हैं। तो यूजीसी का नया नियम जो है, यदि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेदभाव रोकने में विफल रहता है तो यूजीसी उसका अनुदान ग्रांट रोक सकता है या उसकी मान्यता को भी रद्द कर सकता है, और इससे जो है संस्थान पर एक बड़ा दबाव होगा कि इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन को वो अपने संस्थान के भीतर जो है ना होने दे। इसके अलावा एक प्रकार का जो खासकर हमें देखने को नजर आता है सुसाइडल वाली चीजें, कि भाई आत्महत्या जो है इस प्रकार से, चाहे रोहित वेमुला वाला केस हो, तो आत्महत्या निवारण और साथ ही साथ जो है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए भी इस टाइप की चीजें नजर आती है। यानी कि नए जो है अगर हम बात करते हैं दिशा निर्देशों का फोकस केवल दंड देना नहीं है, ये इनका फोकस है कि समावेशी वातावरण बनाना। यानी कि फोकस ऑफ न्यू गाइडलाइंस इज नॉट जस्ट अ पनिशमेंट बट अ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव, यानी कि एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि समावेशी वातावरण बनाना इनका मेन मकसद है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी सेल की बात कही जा रही है, जहां मानसिक स्वास्थ्य यानी कि जो आपका मेंटल हेल्थ है, इस पर ध्यान देने की बात की गई है, ताकि छात्र जो है चरम कदम उठाने को मजबूर ना हो। कि चरम कदम क्या होता है, जैसे मान के चलिए सुसाइडल हो गया, तो इस टाइप के चीजों को उठाने में उनकी जरूरत ना पड़े, इस टाइप की चीजों को यहां पे किया गया है। नाउ द कंसर्न इज कि सर इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या इसमें हम कह सकते हैं कि इसके चैलेंजेस नजर आते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इसका यही नजर आता है
है कि भाई नियमों का दोहराव, यानी कि कहने का मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि भारत में पहले ही एंटी रैगिंग सेल है, इसके अलावा आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न के लिए। अब ये बहुत सारी कमेटी जब बन जाएगा तो एक ब्यूरोक्रेसी, मतलब एक समझिए कि नौकरशाही बढ़ेगी, यानी कि हर एक कमेटी बोलेगा कि तुम इसके पास जाओ, ये बोलेगा नहीं मेरा मामला नहीं तुम इसके पास जाओ। तो इस प्रकार की जब बहुत सारे कमेटी को हम बना देते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या का समाधान नहीं, समस्या को और बढ़ा देता है और चीजों को और लंबा कर देता है। सवाल यह भी उठता है कि जो कमेटी बन रही है इस कमेटी में है कौन लोग, राइट? इस कमेटी में है कौन लोग, यह भी प्रश्न का एक मुद्दा है। तो हां, हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे कमेटी, जब ऑलरेडी एक कमेटी है तो ऑलरेडी जब एक कमेटी है तो ऑलरेडी जब कमेटी है तो इस कमेटी में अगर हम लोग बात करते हैं, जब ऑलरेडी इस कमेटी में लोग हैं या ऑलरेडी इस टाइप के बहुत सारे कमेटी बने हुए हैं, तो इस प्रकार के नए कमेटी बनने से एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथ ही साथ दुरुपयोग की संभावना, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, यह बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट, एक शिक्षक है, शिक्षक वो सामने वाला बच्चा है वो अटेंडेंस नहीं कर रहा है, वो अटेंडेंस नहीं कर रहा है तो अटेंडेंस वो नहीं लगा रहा है, अटेंडेंस नहीं आ रहा है, और फिर बाद में बोला कि भाई आपको नंबर दीजिए, नहीं वो बोला कि हम आपको फेल कर देंगे, फिर जाके कंप्लेन कर दिया कि टीचर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो इस टाइप की समस्या यहां पे होने का दुरुपयोग है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज जो है ये काफी ज्यादा हमें देखने को यहां पे नजर आ सकता है। जैसे अटेंडेंस कम होने पर या पढ़ाई ना करने पर फेल होने से बचने के लिए भेदभाव का आरोप। ऐसा ही कुछ केस अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिला था कि एक बच्चा है, वो बच्चा एक को प्रपोज किया था और वो मना कर दिया उसने, तो वहां पे हमें देखने को मिला कि फिर मान के चले कि उसके ऊपर एक्ट लगा दिया गया कि इस टाइप से, फिर किसी तरह उसको बचाया गया। आपने देखिएगा, गूगल कीजिएगा, पता चल जाएगा। लेकिन हां, इस चीज को मानना कतई गलत है कि भेदभाव नहीं होता, भेदभाव होता है लेकिन उसका मिसयूज भी है, लेकिन मिसयूज कम है, लेकिन है तो उसको हमको एड्रेस करना है। इसके अलावा इसकी एक लिमिटेड पावर है। लिमिटेड पावर कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो है छोटे मोटे मामलों को यूनिवर्सिटी के अंदर देखेगा, कुछ अगर बड़े मामले की तरफ चला जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे पुलिस का इंटरवीन होना है, क्योंकि यहां पे फंडामेंटल राइट्स का आपका वायलेशन हुआ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो कमेटी बन रही है ये एक प्रकार का दंतहीन शेर है, टूटलेस टाइगर्स है। इसके अलावा कमेटी में कौन लोग हैं यह भी एक प्रश्न का मुद्दा है, क्योंकि कमेटी में देखने को मिल रहा है कि भाई ओबीसी को इंक्लूड किया गया है, एससी एसटीज को इंक्लूड किया गया है, लेकिन सामान्य वर्ग को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये तो वही वाली बात हो गई कि जैसे हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ये जो शोषण करने वाला कौन है और शोषित होने वाला कौन है, ये एक चैलेंज जरूर है इस प्रावधान में। साथ ही साथ अगर मान के चले इसमें एक और चैलेंज आ सकता है कि अगर मान के चले कोई ओबीसी का बालक है, वो मान के चले कि किसी एससी या एसटी को डिस्क्रिमिनेट करे, तो उस केस में क्या करेगा कमेटी, इसको लेकर के क्लियरिटी अभी भी यहां पर नहीं दी गई है। इसको लेकर के ग्रे में, ग्रे एक होता व्हाइट क्लियर, एक होता ब्लैक अनक्लियर, एक होता है ग्रे, कि भाई अनक्लियर रूप में यहां पे रखा गया है। तो ये कंसर्न जो है यहां से हमको देखने को नजर आता है। नाउ द कंसर्न इज कि भाई मूल समस्या का समाधान नहीं, केवल नियम बनाने से ऑब्वियस सी बात है कि मानसिकता नहीं बदलती है। नियम तो हमारे संविधान में भी है कि आर्टिकल नंबर 15 का, आर्टिकल नंबर 15, 16 राइट टू इक्वालिटी, लेकिन क्या आपके घर में अभी भी राइट टू इक्वालिटी है? छोड़िए डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, पूरे देश में डेमोक्रेसी, क्या आपके घर में अभी भी डेमोक्रेसी है? आपके घर का जो सबसे बड़ा आदमी है वो जो बोल दिया, किसी की हिम्मत है कि उसके खिलाफ बोल दे? नहीं। हमारे घरों में डेमोक्रेसी नहीं है। एक बड़े भाई के सामने छोटा भाई बोल नहीं सकता, एक बाप के सामने एक बेटा नहीं बोल सकता कि भाई डर लगता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पेक्ट हम देते हैं, भले ही वो गलत हो लेकिन हम उनके साथ होते हैं। तो ये चीज तो सच्चाई है कि नियम कानून बनाने से कुछ नहीं होता, हमारे सोच को, हमारे मानसिकता को बदलने से चीजें होती है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया हूं कि आपके घरों में देखिए, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर गलत भी है तो हम नहीं बोलते चलो जाने दो। क्यों जाने दो? क्योंकि हमारे अंदर है कि चलो ठीक है, बड़े हैं इसलिए वो सही हो सकते हैं, या गलत है फिर भी चलो जाने दो। तो डेमोक्रेसी खत्म घर में। तो वही वाली चीज है कि जब तक आलोचकों का मानना है कि जब तक स्कूल स्तर पर और सामाजिक स्तर पर इस टाइप की जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल कागज पर ही नियम भेदभाव बनते रहेंगे जो पूरी तरीके से खत्म नहीं होंगे। और मुझे इस बात का तो उम्मीद है कि चाहे इस कानून के जो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इतना तो आप क्लियर जरूर रखते होंगे अपने अंदर कि यह डिस्क्रिमिनेशन होना गलत है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इससे यूनिवर्सिटी भी बचेगी, देश भी बचेगा, इससे तो आप लोग एग्री करते होंगे। हां, इस टाइप के नियम कानून को लाने से देखिए
एक अवेयरनेस बनाना अलग होता है और इस टाइप के नियम कानून ला करके करना एक अलग पहलू होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यूजीसी का नया नियम मौजूदा कानून का विकल्प नहीं बल्कि उसका पूरक सप्लीमेंट के रूप में जाना जाता है। जहां देश के कानून लॉ ऑफ लैंड सजा पर केंद्रित है, वहीं यूजीसी के नियम जो है प्रोसेस और प्रिवेंशन पर केंद्रित है। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि लॉ ऑफ लैंड जो है सजा पर है, यह जो है कि इसको रोकथाम हो सके। और हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय इन समितियों को कितना ऑटोनॉमस देता है और कितना वे निष्पक्ष होकर के काम करते हैं। यह भी एक बड़ा मैटर है कि क्या ये निष्पक्ष होकर के काम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इस प्रकार की चीजें होंगी या नहीं होंगी। ये सारे पहलुओं के ऊपर भी यहां पे हम लोग को समझना है और साथ ही साथ जो है इसका मिसयूज जो होता है उसके मिसयूज के ऊपर भी हम लोग को ऊपर यहां पे चर्चा करनी चाहिए। तो इसके अलावा ये सारे पहलुओं के ऊपर हम बात करते हैं। इसके अलावा मेरे भाई ये था इस एक्ट से रिलेटेड बात। अगर आप में से कोई भी जन हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए बताते चले कि हमारा आरंभ 18.0 बैच आपको नजर आता है। हमारा आरंभ 18.0 बैच की बात अगर हम करते हैं तो अगर आप अपने बीपीएससी की तैयारी के लिए इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो हम लोग 1100 प्लस आवर की लाइव क्लासेज आपको कवर अप कराते हैं। 750 प्लस टॉपिक्स को 1100 प्लस आवर की लाइव क्लासेस में कवर अप कराते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई आपको बताते चले कि आपके प्रीलिम्स में हम लोग 100% प्रीलिम सपोर्ट के लिए 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं और आपके मेंस के लिए हम लोग 4 महीने का सेपरेट आंसर राइटिंग बैच देते हैं अलग से। इसके अलावा आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स, 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज और आपके इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग पटना में मौजूद हैं। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलता है, इंडिविजुअल मेंटरशिप मिल जाता है, 7 किताबों का सेट मिल जाता है मेरे भाई। और अगर मान के चलिए कि आप 7 किताबों के अलावा हम आपको 4 वर्कबुक भी देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अति रिलेवेंट है। हमेशा आपको बताते चले अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस2 आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और जीएस2 को स्ट्रांग करने के लिए 3 वर्कबुक देते हैं, एक हम लोग जीएस1 के लिए देते हैं। इन वर्कबुक की खास बात है बिहार फोकस कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, माइक्रो टॉपिक वाइज। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आप किसी भी संस्था में एडमिशन ले तो इस चीज को इंश्योर करें कि वहां का जीएस2 कैसा है। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाने के बाद बिहार में चले जाएंगे, आरंभ 18.0 में जाएंगे, बाय नाउ पे आएंगे। बाय नाउ पे आने के बाद यहां पे मेरे भाई क्या करेंगे, ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे और आदि लाइव कोड लगा के आप देख सकते हैं 13,999 में जो भी आपका लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश, इसको चुन लेंगे। मेरे भाई याद रखिएगा ये जो हमारा ऑफर है ये बेसिकली हमारा रिपब्लिक अभी वीक चल रहा है इसलिए आपका ऑफर है, अन्यथा ये कोर्स आपको 18,000 का मिलता है। तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं या फिर 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप इंश्योर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और मैंने दोनों पक्ष आपको रखा है, आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर आप सब लोग बताएं। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।